नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लासिक टू 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये वन लाइनर किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। और आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चैप्टर नंबर 31 पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधियाँ, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य आपका सांस्कृतिक एवं आपका जो धार्मिक गतिविधियाँ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 31 और इसका पहला वीडियो का पार्ट नंबर 1, ठीक है। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 31 आ गया है, मुगल साम्राज्य जो है सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधियां, ठीक है। अध्याय 31 आपका चैप्टर नंबर 31, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। इस काल में स्थापत्य तो आपका मुगल काल में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य व संगीत के क्षेत्रों में जिन परंपराओं की स्थापना हुई, उन्होंने एक प्रतिमान मॉडल का सूत्रपात किया। तो इस काल में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य व संगीत के क्षेत्रों में जिन परंपराओं की स्थापना की, उन्होंने एक प्रतिमान मॉडल का सूत्रपात किया। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। तो इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। इस सांस्कृतिक विकास के क्रम में भारतीय परंपराओं का मुगल द्वारा इस देश में लाई गई तुर्क ईरानी संस्कृति का साथ मिश्रण हुआ। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों ने अनेक प्रकार से इस सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्थापत्य। तो मुगल स्थापत्य क्या है? तो मुगल शासकों ने किलों, राजमहलों, दरवाजों, सार्वजनिक इमारतों, मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो मुगल शासकों ने किलों, राजमहलों, दरवाजों, सार्वजनिक इमारतों, मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण करवाया था, ठीक है। बाबर बगीचों का बहुत शौकीन था। तो बाबर बगीचों का बहुत शौकीन था। उसने आगरा और लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए थे, ठीक है। कुछ मुगल उद्यान जैसे कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग और पंजाब की तलहट्टी का पिंजौर बाग आज तक यथास्थिति में है, ठीक है। तो कुछ मुगल उद्यान जैसे कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग और पंजाब की तलहट्टी का पिंजौर बाग आज तक यहाँ स्थिति में है। हुमायूं का मकबरा। तो मकबरे का निर्माण 1565 में हुमायूं की प्रिय पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया था। तो मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की प्रिय पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। दोहरी गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा था। चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ। वैसे भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था, ठीक है। तो आपका जो है दोहरी गुंबद का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा था और चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ था। वैसे भारत में पहला बाग युक्त मकबरा जो है सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, ठीक है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घरानों के लोगों में तो हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घरानों के लोगों में हाजी बेगम, ठीक है। तो हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। तो हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, तो हुमायूं की छोटी बेगम दारा सिको, ठीक है। दारा सिको, जहानदार शाह, ठीक है। तो जहानदार शाह, फारूक सियर, रफी उदरजात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं, ठीक है। तो हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घरानों के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा सिको, जहानदार शाह, फारूक सियर, रफी उदरजात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख है। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था, ठीक है। तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था, ठीक है। शेर शाह ने स्थापत्य कला को एक नया आयाम दिया। सासाराम बिहार में स्थित उसका प्रसिद्ध मकबरा और दिल्ली के पुराने किले में उसकी मस्जिद स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं, ठीक है। तो शेर शाह ने स्थापत्य कला को एक नया आयाम दिया। सासाराम में स्थित उसका प्रसिद्ध मकबरा और
दिल्ली के पुराने किले में स्थित उसकी मस्जिद स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। अकबर के आरंभिक शासनकाल में दिल्ली में बनवाए गए हुमायूं के मकबरे को संगमरमर का एक विशाल गुंबद के कारण ताजमहल का पूर्व सूचक माना जाता है। ठीक है, तो अकबर के आरंभिक शासनकाल में दिल्ली में बनवाए गए हुमायूं के मकबरे को संगमरमर का एक विशाल गुंबद के कारण ताजमहल का पूर्व सूचक माना जाता है। ठीक है, हुमायूं के मकबरे तो हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने के अपने पति की मृत्यु के 8 वर्षों के बाद 1564 ईस्वी में आरंभ करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के अपने पति की मृत्यु के 8 वर्षों के बाद 1564 में आरंभ करवाया था। ठीक है, इस मकबरे की नक्काशी फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गयास ने तैयार की थी। यह हुमायूं के प्रति श्रद्धांजलि का प्रतीक माना जाता है। और यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1572 ईस्वी में एक राजमहल शाह किले का निर्माण आरंभ किया था। तो अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1572 ईस्वी में एक राजमहल शाह किले का निर्माण आरंभ किया था। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर का सबसे सुंदर भवन संरचना जोधाबाई महल था। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में आपका जो है बादशाह अकबर का सबसे सुंदर भवन संरचना जोधाबाई महल था। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैलियों की कई इमारतें शामिल थी और इसमें गहरी गुफाओं, छज्जों और सुंदर छतरियों का उपयोग किया गया था। ठीक है, अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों स्थानों में किए गए निर्माण में व्यक्तिगत रुचि ली। तो अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों स्थानों में किए गए निर्माण में व्यक्तिगत रुचि ली। दीवारों और छतों में सजावट के लिए प्रयोग की गई चमकीली नीली टाइलों में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे सुंदर इमारत और यहाँ की मस्जिद और उसका विशाल प्रवेश द्वार था। बुलंद दरवाजा यह मस्जिद अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाई गई थी और यह दरवाजा अर्ध गुंबदीय विशाल शैली में बनी थी। ठीक है, जहांगीर के काल में कश्मीर में शालीमार बाग तथा निषाद बाग का निर्माण था। जहांगीर ने लाहौर में स्थित मोती मस्जिद, अनारकली का मकबरा और तथा जालंधर में स्थित सराय का निर्माण करवाया था। तो जहांगीर के काल में कश्मीर में शालीमार बाग तथा निषाद बाग का निर्माण हुआ था और जहांगीर ने लाहौर में स्थित मोती मस्जिद, अनारकली का मकबरा तथा जालंधर में स्थित सराय का निर्माण करवाया था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने का दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पेत्राज्यूरा कहते हैं। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में यह पद्धति और भी लोकप्रिय हो गई। ठीक है, और उसने ताजमहल में इसका व्यापक प्रयोग किया। ताजमहल में मुगलों द्वारा विकसित जो है सभी स्थापत्य शैलियों का सुंदर सामंजस्य हुआ है। मुमताज महल अर्जुमांद बानो बेगम की मृत्यु 1631 में 14वें बच्चे गौहर आरा बेगम की प्रसव पीड़ा के दौरान बुरहानपुर में हुई थी। उसी की कब्र पर शाहजहां ने उसकी स्मृति में ताजमहल बनवाया था। ठीक है, यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और इसको डिजाइन करने वाला उस्ताद अहमद लाहौरी था और जिसको शाहजहां ने नादिर उल उस तरह की उपाधि दी थी। ठीक है, तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और इसको डिजाइन करने वाला उस्ताद अहमद लाहौरी था और जिसको शाहजहां ने नादिर उल उस तरह की उपाधि दी थी। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी और इसके दो उत्कृष्ट नमूनों में से पहला आगरा के किले में मोती मस्जिद तो ताज की तरह संगमरमर की बनी हुई थी। दूसरा लाल बलुई पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद और जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और कई गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक सातवां नगर जो है नए नगर की स्थापना की तथा उसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया।
यह लगभग 9 वर्षों में तैयार हुआ और इसका निर्माण कार्य हामिद और अहमद शिल्पकारों के संरक्षण में संपन्न हुआ था। ठीक है। फतेहपुर सीकरी नामक, तो फतेहपुर सीकरी नामक आगरा जिले में अवस्थित है। ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी नामक स्थल आगरा जिले में अवस्थित है। 1527 ईस्वी में, तो 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध के दौरान, तो खानवा के युद्ध के दौरान बाबर इस स्थल पर प्रथम बार आया और युद्ध जीतने के बाद इस स्थल को सीकरी नाम दिया। अकबर ने 1571 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। तो अकबर ने 1571 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण 14-15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, ठीक है, जोधा भाई का महल, तो जोधा भाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा और बीरबल का महल इत्यादि है। ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण 14-15 वर्षों में हुआ था और इसके महत्वपूर्ण भवन में खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जोधा भाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर का मकबरा, तो अकबर का मकबरा एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा है। एतमाद-उद-दौला के मकबरे में पेतवा द्योरा का प्रयोग हुआ, जिया ईरानी शैली में निर्मित है। ठीक है। तो अकबर का मकबरा एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा है। एतमाद-उद-दौला के मकबरे में पेतवा द्योरा का प्रयोग हुआ और यह ईरानी शैली में निर्मित है। ठीक है। ताजमहल की सबसे आकर्षक, तो ताजमहल की सबसे आकर्षक विशेषता विशाल गुंबद है और चिनकाए मीनारें हैं जो चबूतरे को मुख्यतः इमारत से जोड़ती है। औरंगजेब ने हरियाणा में पिंजौर बाग का निर्माण करवाया था। तो औरंगजेब ने हरियाणा में पिंजौर बाग का निर्माण कराया था। ठीक है। औरंगजेब ने लाहौर के बादशाही मस्जिद तथा रबिया उद दरौनी का मकबरा, जो ताजमहल की पूर्ण नकल का निर्माण करवाया था और इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है। तो औरंगजेब ने लाहौर की बादशाही मस्जिद तथा रबिया उद दौरानी का मकबरा, जो ताजमहल की पूर्ण नकल है, का निर्माण करवाया था और इसे ताजमहल का दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है। मुगल कालीन स्थापत्य, तो अब हम देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कौन कौन सा है। तो शेर शाह का मकबरा, ये आपका सासाराम में और ये शेर शाह के काल में बनाया गया था। ठीक है। हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में और इसको जो है हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक है। और नेक्स्ट आपका जहांगीरी महल, तो एक आपका जहांगीरी महल ये आपका फतेहपुर सीकरी में और इसको अकबर ने बनाया था। एक आपका जहांगीर महल ये आपका आगरा में और इसको अकबर ने बनाया था। ठीक है। तो एक आपका जहांगीरी महल है जो कि फतेहपुर सीकरी में और एक आपका जहांगीर महल जो कि आपका आगरा में है। ठीक है। अकबरी महल, तो अकबरी महल आगरा में और इसको अकबर ने बनाया था। आगरा का किला, जो कि आपका आगरा में, ये अकबर ने बनाया था। दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, तो दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास फतेहपुर सीकरी में और इसको अकबर ने बनाया था। ठीक है। पंचमहल या फिर हवा महल, तो पंचमहल, मरियम महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्तान का महल, बुलंद दरवाजा। ठीक है। तो ये आपका जो है फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है। तो पंचमहल, मरियम महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्तान का महल, बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में और इसको अकबर ने बनवाया था। अकबर के काल में ये बना था। ठीक है। अकबर के शासन काल में ये बना था आपका। ठीक है। नेक्स्ट आपका अकबर का मकबरा, तो अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में है जो कि जहांगीर ने बनवाया था अपने शासन काल में। ठीक है। एतमाद-उद-दौला, तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा आपका आगरा में और इसको नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है। जहांगीर का मकबरा, तो जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में और इसको नूरजहां ने बनवाया था। दीवान-ए-खास, दीवान-ए-आम, तो दीवान-ए-खास, दीवान-ए-आम आगरा में और इसको शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। तो दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास आपका आगरा में और इसको शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। एक आपका दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास जो कि फतेहपुर सीकरी में, जिसको अकबर ने बनवाया था। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर यही है। तो आपका जो शीश महल, खास महल, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, मच्छी भवन, ठीक है, तो ये आपका जो है आगरा में है। तो शीश महल शीश महल जो है शीश महल, खास महल, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद और मच्छी भवन, ये आपका आगरा में और इसको निर्माण करवाया था आपके शाहजहां के शासन काल में निर्माण हुआ था ये आपका टोटल। ठीक है। शीश महल, खास महल, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद और मच्छी भवन। लाल किला आपका दिल्ली में, जिसको शाहजहां ने बनवाया था इसके शासन काल में। ठीक है। और आपका जो है मोती मस्जिद, तो मोती मस्जिद भी आपकी आगरा में है। ठीक है। तो मोती मस्जिद भी आपकी आगरा में। ठीक है। तो जामा मस्जिद, मोती मस्जिद आपका आगरा में और ये इसको शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। तो लाल किला, जहानाबाद, जामा मस्जिद, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास। ठीक है। तो दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास आपका दिल्ली में भी है, आगरा में भी है और आपका फतेहपुर सीकरी में भी है। ठीक है।
तो दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास दिल्ली वाला और आपका आगरा वाला निर्माण किया था शाहजहाँ ने, ठीक है। तो लाल किला, जहानाबाद, जामा मस्जिद, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास दिल्ली में, जिसका जो है निर्माण हुआ था शाहजहाँ के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे पढ़ते हैं, तो अब हम देखेंगे चित्रकला के बारे में। तो मुगल चित्रकला शैली में, भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का सम्मिश्रण है। तो मुगल चित्रकला शैली में भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का सम्मिश्रण है। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति हमजनामा है, और हमजनामा एक दुर्लभ पांडुलिपि है जिसमें लगभग 12,1200 चित्र हैं, ठीक है। तो मुगल चित्रकला शैली में भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का सम्मिश्रण है, और मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति हमजनामा है। और हमजनामा एक दुर्लभ पांडुलिपि है, जिसमें इसमें लगभग 1200 चित्र हैं, ठीक है। चित्रकला के क्षेत्र में, तो चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया, और उन्होंने चित्रकला में नए विषयों का समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार और युद्ध के दृश्य आदि। कुछ प्रांतीय राज्यों जैसे मालवा और गुजरात ने 15वीं शताब्दी में चित्रकला को प्रसिद्ध दिया था, ठीक है। हुमायूं ईरान से दो चित्रकार, तो हुमायूं ईरान से दो चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को अपने साथ ले आया था। और हुमायूं ने सैयद अली और नादिर उल उसर तथा अब्दुल समद को सीरी कलम, चावल के दाने पर चौगान का दृश्य अंकित करने पर उपाधि दी थी, ठीक है। अब्दुल समद की कुछ कृतियां गुलशन चित्रावली में संकलित है, ठीक है। तो हुमायूं ईरान से जो दो चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को अपने साथ ले आया था। हुमायूं ने सैयद अली और नादिर उल उसर तथा अब्दुल समद को सीरी कलम, चावल के दाने पर चौगान का दृश्य अंकित करने पर उपाधि दी थी, ठीक है। अब्दुल समद की कुछ कृतियां गुलशन चित्रवाली में संकलित है, ठीक है। तो दसवंत और बसावन अकबर के दरबार में दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो दसवंत और बसावन अकबर के दरबार में दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। फारसी कथाओं को चित्रित करने के अतिरिक्त चित्रकारों को सिगरी, महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना, अकबरनामा और दूसरी पुस्तकों को भी चित्रों से सजाने का दायित्व सौंपा गया था, ठीक है। तो दसवंत और बसावन अकबर के दरबार में दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। फारसी कथाओं को चित्रित करने के अतिरिक्त चित्रकारों को सिगरी, महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना, अकबरनामा और दूसरी पुस्तकों को भी चित्रों से सजाने का दायित्व सौंपा गया था, ठीक है। जहांगीर के काल में लघु चित्र लोकप्रिय हुए, और जहांगीर की रुचि चित्रकला में इतनी गहन और प्रवाकी थी कि वह प्रत्येक चित्रकार को उसकी चित्रकारी शैली से पहचान लेता था। उस्ताद मंसूर, मुराद, बिशनदास और अब्दुल हसन उसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। तो जहांगीर के काल में लघु चित्र लोकप्रिय हुए, और जहांगीर की रुचि चित्रकला में इतनी गहन और पारखी थी कि वह प्रत्येक चित्रकार को उसकी चित्रकारी शैली से पहचान लेते थे। उस्ताद मंसूर, मुराद, बिशानदस और अब्दुल हसन उसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि मिली, और जहांगीर के गद्दी पासीन होने का एक चित्र तैयार किया। तो जहांगीर के गद्दी पासीन होने का एक चित्र तैयार किया, इसे बाद में तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। और इसने ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर बनाई थी, ठीक है। तो अबुल हसन ने ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर बनाई थी, ठीक है। मंसूर को नादिल उल उसर की उपाधि मिली। यह प्राकृतिक दृश्यों तथा पशु पक्षियों के चित्र बनाने में निपुण था, ठीक है। तो अबुल हसन को नादिर उल जमा की और मंसूर को नादिर उल उसर की उपाधि मिली, ठीक है। यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में मिशिगन सर्वश्रेष्ठ था। भारतीय रंगों का जैसे मयूरी, नीले और लाल रंग का उपयोग अधिक किया जाने लगा, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। मुगल चित्रकला के केंद्र में यह चलन था कि एक ही चित्र में लोगों की आकृतियों के विभिन्न अवयवों का चित्रण अलग अलग चित्रकार कर देते हैं। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र से अलग अलग चित्रकारों के योगदान की पहचान कर सकता है, ठीक है। तो मुगल चित्रकला के केंद्र में यह चलन था कि एक ही चित्र में लोगों की आकृतियों के विभिन्न अवयवों का चित्रण अलग अलग चित्रकार कर देते, और जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में अलग अलग चित्रकारों के योगदान की पहचान कर सकता है। अकबर के दिन पुर्तगाली पादरियों ने
तो अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकला का समावेश किया। उनके प्रभाव के अधीन चित्र में दूर दिखने वाले तो उनके प्रभाव के अधीन चित्र में दूर दिखने वाले आकृतियों को छोटा दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया गया। चित्रकला की परंपरा शाहजहां के शासनकाल में भी जारी रहा। ठीक है, चित्रकला में औरंगजेब की रुचि के अभाव के कारण दरबार के कलाकार देश के विभिन्न भागों में बिखर गए और इससे राजस्थान और पंजाब के पहाड़ी राज्यों में चित्रकारी के विकास में सहायता मिली। ठीक है, राजस्थानी शैली की चित्रकारी में पश्चिम भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारी की मुगल शैली के साथ किया। ठीक है, तो राजस्थानी शैली की चित्रकारी में पश्चिम भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारी की मुगल शैली के साथ किया गया। ठीक है, इस प्रकार इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अतिरिक्त राधा कृष्ण की प्रेम लीला जैसे विषयों में बारह मासा और रागों के चित्रण को भी स्थान दिया गया है। ठीक है, भाषा और साहित्य क्या था? तो अकबर के शासनकाल तक फारसी के ज्ञान का इतना प्रचलन था कि अब राजस्व के दस्तावेज फारसी के साथ साथ स्थानीय भाषा हिंदी में भी रखने का आवश्यकता समाप्त हो गई। ठीक है, अकबर के शासनकाल में फारसी कविता और गद्य अपने चरमोत्कर्ष पर थे। ठीक है, अबुल फजल एक महान विद्वान शैलीकार और इतिहासकार था और उसका भाई फैजी उस युग का प्रमुख कवि था। वह अकबर के अनुवाद विभाग भी कार्य करता था। महाभारत का अनुवाद भी उसी के निरीक्षण में किया था। ठीक है, तो अबुल फजल एक महान विद्वान शैलीकार और इतिहासकार था। उसका भाई फैजी उस युग का प्रमुख कवि था। ठीक है, और वह अकबर के अनुवाद विभाग में बहुत कार्य था। महाभारत का अनुवाद उसी के निरीक्षण में था। ठीक है, तो आपका राजकवि और शासक क्या है? तो मुल्ला गजाली मसदरी अकबर का शासक था। ठीक है, तालिब अमूली जो है अकबर के जहांगीर के शासनकाल में राजकवि था। और अबू तामिल कलीम शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था। ठीक है, और कादिसी जो था शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में मुल्ला गजाली मसूदरी जो है आपका राजकवि था और जहांगीर के शासनकाल में तालिब अमूली जो है राजकवि था। शाहजहां के शासनकाल में जो है अबू तालिब कलीम आपका राजकवि था शाहजहां का, और एक और था कादिसी, ठीक है, जो राजकवि था शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, उत्बी और नजीरी दो अन्य प्रमुख फारसी कवि थे। फारसी साहित्य के विकास में हिंदुओं ने भी योगदान दिया था। यद्यपि इस काल में संस्कृत में महत्वपूर्ण और मौलिक रचनाएं नहीं की गई, तथापि इस काल में लिखी गई संस्कृत पुस्तकों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं के स्वरूप में स्थिरता और परिपक्वता आई तथा इस काल में कुछ अत्युत्कृष्ट गीति काव्यों की रचना की गई। ठीक है, और क्षेत्रीय भाषाओं में रामायण और महाभारत का अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे मुगलकालीन साहित्य। तो आपका मुगलकालीन साहित्य क्या है? तो रामायण का फारसी में अनुवाद क्या? बदायूनी ने। तो रामायण का फारसी में बदायूनी ने लिखा है। भगवत गीता का फारसी में राजा टोडरमल ने लिखा है। ठीक है, तो भगवत गीता को फारसी में लिखा राजा टोडरमल ने। योग वशिष्ठ को फारसी में लिखा दारा सिकोह ने। अथर्ववेद को फारसी में लिखा सर हिंदी ने। ठीक है, तो पंचतंत्र कालीना एवं दीमना, तो कालीना एवं दीमना को फारसी भाषा में लिखा है मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने। तो पंचतंत्र को फारसी भाषा में लिखा है मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने लिखा है। ठीक है, लीलावती जो कि गणित की पुस्तक है, तो लीलावती जो कि गणित की पुस्तक है इसको फारसी में लिखा है फैजी ने। ठीक है, तो लीलावती को फारसी में लिखा है, फारसी में अनुवाद किया फैजी ने। ठीक है, कालिया दमन, तो कालिया दमन जिसे आयार दानिश भी कहते हैं, तो कालिया दमन आयार दानिश का फारसी में लिखा या फारसी में अनुवाद किया अबुल फजल ने। ठीक है, 52 उपनिषद, तो 52 उपनिषद जो कि सीरे अकबर के नाम से ये लिखा गया है, अनुवाद किया गया फारसी में। ठीक है, तो सीरे अकबर के जो नाम से 52 उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया गया, दारा सिकोह ने किया है। ठीक है, अकबरनामा, तो अकबरनामा आईन अकबरी जिसे बोलते हैं, तो अकबरनामा आईन अकबरी फारसी भाषा में लिखा गया, अबुल फजल ने लिखा। तो अबुल फजल ने लिखा फारसी भाषा में आईन अकबरी अकबरनामा। ठीक है,
बाबरनामा, तो बाबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा, ठीक है। तो बाबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा, ठीक है, खान खाना द्वारा। हुमायूंनामा, जो हुमायूंनामा लिखा है फारसी भाषा में गुलबदन बेगम ने, तो हुमायूंनामा फारसी भाषा में लिखा गया गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है। तुजुके तब बाबरी, तो तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा है बाबर, और इसकी ये स्वयं की आत्मकथा है। तो तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया और इसने इसको बाबर ने लिखा है और ये स्वयं की आत्मकथा है, ठीक है। तुजुके जहांगीरी, तो तुजुके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा ही है और ये फारसी भाषा में लिखा गया और इसको लिखा है जहांगीर मोतमिद खां और मोहम्मद हादी ने, 3 लोगों ने मिलकर इसको लिखा है, ठीक है। तो आपका जो है तुजुके जहांगीरी, ठीक है, तो तुजुके जहांगीरी, ठीक है। एक आपका तुजुके बाबरी, एक आपका तुजुके जहांगीरी, ठीक है, और इसको लिखा है जहांगीर मोतमिद खां और मोहम्मद हादी ने, ठीक है। मुंतखब उल तारिक, तो मुंतखब उल तारिक फारसी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, और इसको लिखा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है आपका, ठीक है। इकबाल नामा ए जहांगीरी, तो इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखा गया मोतमिद खां बख्शी द्वारा, तो मोतमिद खां बख्शी द्वारा लिखा गया इकबाल नामा ए जहांगीरी के द्वारा, ठीक है। महासीर जहांगीर, तो महासीर जहांगीर लिखा गया फारसी भाषा में ख्वाजा कामगार द्वारा। तबकाते नाग अकबरी, तो तबकाते अकबरी, तो तबकाते अकबरी लिखा फारसी भाषा में निजामुद्दीन अहमद द्वारा, तो निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया तबकाते अकबरी, ठीक है। शाहजहांनामा फारसी भाषा में लिखा गया इनायत खान के द्वारा, तो इनायत खान के द्वारा लिखा गया शाहजहांनामा, ठीक है। नुस्खा ये दिलखुश, तो नुस्खा ये दिलखुश लिखा गया फारसी भाषा में भीमसेन द्वारा। आलमगीर नामा लिखा गया फारसी भाषा में मिर्जा मोहम्मद कासिम द्वारा, तो आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद कासिम द्वारा। मासिर आलमगीरी, तो मासिर आलमगीरी लिखा फारसी भाषा में साकी मुस्तैद खान द्वारा। फतवा आलमगीरी, तो फतवा आलमगीरी लिखा गया है फारसी भाषा में शेख निजामुद्दीन अहमद द्वारा, और पासा नामा लिखा गया फारसी भाषा में मोहम्मद अमीन द्वारा, ठीक है। तो पासा नामा मोहम्मद अमीन द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। एक बार रिवाइज करते, तो रामायण लिखा है बदायूनी ने, तो रामायण बदायूनी ने। भगवत गीता राजा टोडरमल ने। योग वशिष्ठ आपका दारा सिकों ने। अथर्ववेद तो सर हिंदी ने, तो अथर्ववेद सर हिंदी ने। पंचतंत्र तो मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी, तो पंचतंत्र मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी ने लिखा, ठीक है। लीलावती फैजी ने, तो लीलावती फैजी ने। कालिया दमन अबुल फजल ने। बावन उपनिषद दारा सिकों ने। अकबर नामा, तो अकबर नामा या आईने अकबरी अबुल फजल ने। बाबर नामा, तो बाबर नामा लिखा है अब्दुल रहीम खान खाना, तो बाबर नामा अब्दुल रहीम खान खाना। हुमायूं नामा, तो गुलबदन बेगम। तुजुके बाबरी, तो तुजुके बाबरी जो आपका बाबर ने लिखा है, स्वयं की आत्मकथा ये। तुजुके जहांगीरी, तो तुजुके जहांगीरी बाबर की आत्मकथा है और इसको लिखा है जो जहांगीर मोतमिद खां और मोहम्मद हादी ने, ठीक है। मुंतखब उल तारिक, तो मुंतखब उल तारिक लिखा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है मुंतखब उल तारिक, ठीक है। इकबाल नामा जहांगीरी, तो इकबाल नामा जहांगीरी लिखा है फारसी भाषा में मोतमिद खां बख्शी ने, ठीक है। और मासिर ए जहांगीरी, तो मासिर जहांगीरी लिखा है ख्वाजा कामगार ने फारसी भाषा में, ठीक है। और नेक्स्ट आपका तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा फारसी भाषा में, ठीक है। शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखा, ठीक है। इकबाल नामा जहांगीरी लिखा है मोतमिद खां बख्शी ने। मासिर जहांगीरी लिखा ख्वाजा कामगार ने, तो मासिर जहांगीरी का ख्वाजा कामगार ने। तबकाते अकबरी लिखा निजामुद्दीन अहमद ने, तो तबकाते अकबरी लिखा निजामुद्दीन अहमद ने। शाहजहांनामा लिखा इनायत खान ने, तो शाहजहांनामा लिखा इनायत खान ने। नुस्खा ए दिलखुश लिखा है भीमसेन ने। आलमगीर नामा लिखा है मिर्जा मोहम्मद कासिम ने। मासिर आलमगीरी लिखा साकी मुस्तैद खान ने, तो मासिर आलमगीरी लिखा साकी मुस्तैद खान ने। फतवा आलमगीरी लिखा है शेख निजामुद्दीन अहमद ने, और पासा नामा लिखा है मोहम्मद अमीन ने, ठीक है। तो मुंतक उल तारिक लिखा अब्दुल कादिर बदायूनी ने। इकबाल नामा जहांगीर लिखा मोतमिद खां बख्शी ने। मासिर जहांगीर लिखा ख्वाजा कामगार ने। तबकाते अकबरी लिखा निजामुद्दीन अहमद ने। शाहजहां नामा इनायत खान ने। नुस्खा दिलखुश भीमसेन ने। आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद कासिम ने। मासिर आलमगीरी साकिब मुस्तैद खान ने। फतवा आलमगीरी शेख निजामुद्दीन अहमद ने। पासा नामा मोहम्मद अमीन ने, ठीक है। अकबर के समय में, तो अकबर के समय से
तो अकबर के समय से हिंदी कवियों को मुगल दरबार में स्थान दिया जाने लगा। सबसे प्रभावशाली हिंदी कवि तुलसीदास थे, जिनके नायक राम थे। ठीक है, तो अकबर के समय से हिंदी कवियों को मुगल दरबार में स्थान दिया जाने लगा। और सबसे प्रभावशाली हिंदी कवि तुलसीदास थे और जिनके नायक राम थे। तुलसीदास ने हिंदी की अवधि बोली का प्रयोग किया, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजभाषा के तौर पर प्रचलित था। ठीक है, तुलसी मुख्य रूप से एक मानवतावादी कवि थे, जिन्होंने पारिवारिक आदर्शों का समर्थन किया, राम की भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया और एकनाथ और तुकाराम ने मराठी साहित्य को उस शिखर पर पहुंचा दिया था। ठीक है, तुलसी मुख्य रूप से एक मानवतावादी कवि थे और जिन्होंने पारिवारिक आदर्शों का समर्थन किया तथा राम की भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। एक नाथ तुकाराम ने मराठी साहित्य के उसको शिखर पहुंचा दिया था। उर्दू का प्रथम काव्य संग्रह दीवान नाम से मोहम्मद कुली ने लिखा है। ठीक है, अकबर ने संस्कृत में अल्योनिषद नामक एक छोटा उपनिषद की रचना करवाई। तो अकबर ने संस्कृत में अल्योनिषद नामक एक छोटा उपनिषद की रचना करवाई। ठीक है, जगन्नाथ पंडित शाहजहां के दरबारी कवि थे। उसने इन्हें महाकवि की उपाधि दी। ठीक है, तो जगन्नाथ पंडित शाहजहां के दरबारी कवि थे और उसने इन्हें महाकवि की उपाधि दी। गंगा लहरी रस गंगाधर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुंदर श्रृंगार को शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि दी थी। ठीक है, संगीत, तो तानसेन ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक अकबर का संरक्षक था। तो तानसेन ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक जो थे और इन्हें जो है अकबर का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, अकबर का संरक्षण प्राप्त था और तानसेन एक ध्रुपद गायक तथा अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र की खोज की। तानसेन को अनेक नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है और जहांगीर और शाहजहां के अतिरिक्त कई मुगल शासकों ने भी अकबर के उदाहरण का अनुकरण किया। शाहजहां ध्रुपद गायक था। ठीक है, तो जहांगीर और शाहजहां के अतिरिक्त कई मुगल शासकों ने भी अकबर के उदाहरण का अनुकरण किया। शाहजहां ध्रुपद गायक था। ठीक है, तो रूढ़िवादी औरंगजेब द्वारा संगीत को दफना दिए जाने की अनेक कथाएं प्रचलित है। औरंगजेब ने अपने दरबार से गायन को बंद करवा दिया, लेकिन वाद्य यंत्रों के वादनों को रोक नहीं सका। बादशाह खुद एक कुशल वीणा वादक था। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत को फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई है। मोहम्मद रिजा खां उत्तरी भारत में आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है। तो मोहम्मद रिजा खां को उत्तरी भारत में आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम चैप्टर नंबर आपका 32 पढ़ें। ठीक है।